हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव विलाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 9 जनवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 9th of January 2026 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। तो आज जो लग रहा था कि मार्केट थोड़ा बेरिश रह सकता है बिकॉज ऑलरेडी बेरिश अंडरटोन चल ही रहा है, सो आज वैसा ही हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 193 पॉइंट्स गिरकर 25,683 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 193 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,683। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 435 पॉइंट्स गिरकर 59,251.55 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 435 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,251 एंड हाफ। सो बाज़ार जो है आज वैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि मार्जिनली ऊपर खुल सकता है। सो बाज़ार ने आज थोड़ी बहुत सांस भरने की कोशिश की सुबह खुलते के साथ। कुछ हद तक तो सांस भर भी ली थी, 40-50 पॉइंट्स एक बार निफ्टी ऊपर हो भी गया था। इट वाज लाइकली मोस्टली ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि कल काफ़ी मंदी आई थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक बार होता है ना सेलिंग एग्जॉशन के कारण शॉर्ट कवरिंग आ जाता है, तो समवॉट दैट वाज इन प्ले। पर उसके बाद वो तेज़ी अगेन टिक नहीं पाई क्योंकि मार्केट जो है फिर से मंदी के मूड में आ गया। हालांकि यूएस मार्केट कल भी अप था, तो वहाँ से क्यूज़ कुछ ख़राब नहीं थे, पर आप जानते ही थोड़ा बहुत ऐसे इंडियन मार्केट जो है वो मोस्टली डीकपल हो रखा है यूएस मार्केट से, थैंक्स टू ट्रम्प बाबू के जो एक्शंस है और दिन भर जो इंडिया के खिलाफ बकबक करते ही रहते हैं, उनको मज़ा भी आता है। सो उसके कारण जो डीकपलिंग हो रखी है, तो इंडियन सेंटिमेंट तो ख़राब था ही। और फिर उसके अलावा आज आईसीआईसीआई बैंक ने एकदम पलटवार दे दिया। सो 3 सेशन से आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टॉक एक लगातार बढ़ते आया था, पर आज आईसीआईसीआई बैंक ने उलट एकदम गिरने का फैसला कर लिया। सो कहीं ना कहीं उसके कारण भी मार्केट दबाव में आ गया। उसके कारण बैंक निफ्टी भी दबाव में था, और चूंकि वो निफ्टी में एक हैवी वेट है तो निफ्टी में तो दबाव आना ही था। सो उसके बाद जो है निफ्टी एकदम लगातार हल्के हल्के करके गिरते ही चले गए। टू सम एक्सटेंट जिसको बोल सकते हैं कि थोड़ा रिस के ही गिरा, पर हाँ एकदम गिरते ही चला गया निफ्टी। एक बार लगा कि 25,700 के आसपास आते आते कहीं संभल सकता है, पर ऐसा 25,800 को तो तोड़ के निकला ही था। 25,800 को तो आराम से तोड़ ही लिया निफ्टी ने, पर लग रहा था कि एक बार संभल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सो 25,700 के नीचे ही चला गया फिर दोपहर आते आते। और नीचे तो इनफैक्ट जो निफ्टी है 25,630 के लोज के आसपास गया, और वहाँ से रिबाउंड आया। थोड़ी बहुत रिबाउंड आनी लाजमी थी। सो निफ्टी में जो मेन ड्रैगर्स थे, या जो निफ्टी के जो मेन विलन्स थे, आप बोल सकते हैं आज आईसीआईसीआई बैंक तो था ही, उसके अलावा भारती एयरटेल, और उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स, मारुति में अगेन करेक्शन था आज, बजाज ऑटो में करेक्शन था, और अदानी ग्रुप स्टॉक्स वो भी आज बाज़ार के काफ़ी अच्छे विलन्स थे। सो अदानी एंटरप्राइजेज अगर आप देख लीजिए तो अब 2100 के लेवल्स पे आ ही चुका है। सो कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तो मंदी आया ही है ऊपर से काफ़ी, ऑलमोस्ट स्टॉक देखा जाए तो 10% से ऊपर से ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं ऊपर के अपने रिसेंट हाई से। तो वहाँ पे भी दबाव है ही, और अदानी ग्रुप स्टॉक्स तो दबाव में चल ही रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए इस तरह एकदम डिप्रेस्ड वे में नीचे आना अच्छा नहीं है। और 2100 के आसपास जनरली सपोर्ट देखा जाता है अदानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक में। अगर इस बार सपोर्ट नहीं आता है तो मुझे लग रहा है अदानी एंटरप्राइजेज माइट बी हेडेड फॉर फर्दर करेक्शन। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर अदानी एंटरप्राइजेज यहाँ से 1800 के लेवल्स तक भी चला जाए, तो इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग एट ऑल, बिकॉज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक बेरिश अंडरटोन बहुत बहुत साफ दिख रहा है। आप सभी स्टॉक्स देख लीजिए अपने, उनके जो बाकी मेजर स्टॉक्स है, अदानी पावर तो फिर भी उतना करेक्ट नहीं किया है। बाकी और जितने अदानी गैस है और ये सब जितने स्टॉक्स हैं वो तो काफ़ी करेक्ट कर चुके हैं ऊपर से, एंड लाजमी भी था बिकॉज इनके प्राइस इक्विटी वैल्यूएशंस हद से ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ही रैशनल लेवल्स पे चले गए थे, तो करेक्शन तो आना ही था। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बाज़ार में, दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। उसके अलावा एल का स्टॉक जो कल काफ़ी गिरा था, बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने जो पॉलिसी चेंजेस किए उसके कारण जो चाइनीज़ कंपनीज़ को अब अलाउ करने का मन बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगेन ये सब इंजीनियरिंग स्टॉक्स भी हो सकता है दबाव में रहेंगे। वो भी एक ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है क्यों अदानी ग्रुप में अब मंदी देखी जा रही है, बिकॉज वो भी अब काफ़ी ज़ोर शोर से इंजीनियरिंग स्पेस में शायद घुसने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा आप देख लीजिए तो काफ़ी वेल कनेक्टेड है।
और हो सकता है इसके कारण कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप स्टॉक को भी काफ़ी ठेस लगे, बिकॉज चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर से तो आप जानते ही कौन सकता है। प्राइस के मामले में इनसे कम्पीट करना बहुत बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे हैव ह्यूज एडवांटेजेस। उनकी गवर्नमेंट ने इतने काम किए, और चूँकि अब सारे रॉ मटेरियल्स, रेयर अर्थ, सब चीज़ों के मामले में अब इतनी सिक्योरिटी दे रखी है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज़ को, तो दे ऑलवेज हैव सच एडवांटेज जो इंडियन कंपनीज़ के पास है ही नहीं। तो यही वन ऑफ द फैक्टर्स है। उसके अलावा बाकी बैंक्स में तो मंदी थी आज। हालांकि एसबीआई एक अकेला बैंक्स में एक स्टॉक था जो मार्केट के थोड़ा उलट चल रहा था, पर एचडीएफसी बैंक में आज भी थोड़ी मंदी जारी थी। और आज भी एचडीएफसी बैंक का स्टॉक जो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ही नेट गिरा, 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स के ट्रेडिंग हुआ आज एचडीएफसी बैंक में। सो कहीं ना कहीं दर्शा रहे कि एफआईएस, मुझे जहाँ तक लग रहा है एफआईएस बड़े पैमाने पे एचडीएफसी बैंक स्टॉक को एग्जिट कर रहा है, एंड विच इज़ नॉट गुड। अगर एफआईएस, क्योंकि बिग ये हमेशा फेवरेट रहा है एफआईएस का, इस तरह सेलिंग आना तो अच्छा नहीं है। सो लेट्स सी, पर जो भी है कंफर्म तो हो ही जाएगा, चूँकि ऐसे भी पिछले 3 महीने में क्या एचडीएफसी बैंक के स्टॉक चेंजेस आए, शेयर होल्डर पैटर्न में चेंजेस आए, वो तो अब कुछ दिन में रिफ्लेक्ट हो ही जाएंगे। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ मार्केट को क्यूज़ मिल सकते हैं कि एफआईएस का रुझान किस तरफ है। तो नेट देखिए, और उसके अलावा आईटी शेयर्स में तो थोड़ा, हालांकि आईटी शेयर्स में आज कोई मेजर वीकनेस नहीं थी, पर कहीं ना कहीं वो बेरिशनेस तो दिख ही रहा है। सो ओवरऑल बेरिशनेस तो आज मार्केट में था ही। सभी स्टॉक्स थोड़े थोड़े करके कुछ ना कुछ तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जैसे अल्ट्राटेक है, सीमेंट शेयर्स में भी आज वीकनेस था। तो कहीं ना कहीं मायूसी का थोड़ा बहुत तो असर दिख ही रहा था। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, हाँ, ये कि आज डीआईएस ने बहुत अच्छी खरीदारी की है। डीआईएस की अगर देखें तो आज बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। सो दे हैव बॉट अराउंड ऑलमोस्ट 5600 करोड़ नेट, और एफआईएस ने लगभग 3800 करोड़ का माल बेचा है। तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी विजिबल कि डीआईएस ने एफआईएस का तो डंप को एब्जॉर्ब किया ही है। उसके अलावा हो सकता है जो ऑपरेटर्स, रिटेल, उन्होंने भी जो आज माल बेचा होगा उसका भी उन्होंने डंप एब्जॉर्ब किया है। तो कहीं ना कहीं डंप एब्जॉर्ब करना तो एक अलग चीज़ है, पर अग्रेसिवली बाय करना अलग चीज़ है। अगर निफ्टी को यहाँ से इमीडिएटली बाउंस बैक करना है तो देखिए उसके लिए तो डीआईएस का बहुत अग्रेसिव बाइंग आना पड़ेगा, विच इफ नॉट कम्स इज ओनली लाइकली टू सी निफ्टी गोइंग लोअर एंड लोअर। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है हो सकता है सोमवार को एक बार रिबाउंड आ जाए बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डीआई बाइंग टुडे, बट अगेन निफ्टी के लिए 25,800 के ऊपर चलना फिर बहुत मुश्किल रहेगा इमीडिएट टर्म्स में। क्यों? क्योंकि रिबाउंड करते के साथ आप जानते ही हैं डीआईएस का तो बाइंग बंद हो जाते हैं, उनको तो फेंका हुआ ही माल चाहिए, उनको तो बढ़े हुए भाव में माल ज़्यादा लेना अच्छा नहीं लगता है, अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या वो मनी बना ले कि हमको तो मार्केट को किसी भी तरह से रिबाउंड कराना ही कराना है, तो अलग बात है। पर जहाँ तक 25,800 के लेवल्स के आसपास अच्छी रेजिस्टेंस आ सकती है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस ही नहीं, बाइंग एग्जॉशन के कारण ही मार्केट घूम जाता है, तो रेजिस्टेंस का तो दरकार ही नहीं पड़ता है बेसिकली। सो यही अभी तक का तो निफ्टी की बात करें। और लार्जर ब्रॉडर मार्केट में भी आज ऐसे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं था, बट इट वाज एटलीस्ट ऑन द बेटर साइड। आज उतना वीकनेस नहीं था, बट कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट में भी और वीकनेस आ सकता है जिस तरह का जियो पोलिटिकल खेल चल रहा है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट कंड्यूसिव ऑल्सो। सो वेनेजुएला का तो काम तमाम हो ही चुका है, पर ट्रम्प बाबू ने तो बोल ही दिया था कि और भी बहुत सारे हैं मेरे लिस्ट में। कोलंबिया है, क्यूबा है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को तो अक्वायर कर ही लेंगे बिकॉज आप जानते हैं डेनमार्क कुछ भी नहीं है। डेनमार्क के साथ कुछ ना कुछ वो पैतरे दिखा के, डर दिखा के कुछ ना कुछ तरीके से ग्रीनलैंड को हथिया ही लेंगे। सो ग्रीनलैंड तो मुझे जहाँ तक लगता है फॉर्मेलिटी ही लगता है। ताइवान को लेके ट्रम्प बाबू ने कुछ उल्टे पुल्टे बयान दे दिए हैं कि इट इज़ अप टू चाइना टू डिसाइड, तो लग रहा है चाइना के साथ अंदर ही अंदर अंडरस्टैंडिंग हो रखा है, वो कभी भी ताइवान को हथिया लेंगे, वो भी हो सकता है एक फॉर्मेलिटी रहेगा। सो वहाँ से खेल ख़त्म हो जाएगा। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये रहेगा अगर ईरान है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे कुछ अगर मेजर यूएस की तरफ से कुछ मेजर एक्शन होता है तो भारत के इंटरेस्ट के लिए बहुत खिलाफ रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि अब ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है वहाँ से जूझ ही रहा है। उसके अलावा अगर और फर्दर नेबोर्ड में और प्रॉब्लम्स अगर आ जाती है तो भारत के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। और चूँकि मैं बता दूँ चाइना ने अपने जितने भी जो उनके कॉन्सुलेट्स अफ़गानिस्तान में,
उनको खाली करने का आदेश दे दिया और वहाँ पे ट्रैवल जो है एकदम मिनिमल रखने का। बेसिकली अफ़गानिस्तान में, अब काबुल में तो एम्बेसी होएगा ही, पर उसके अलावा उनके 2 और शहरों में कॉन्सुलेट्स है, उनको खाली करने का मोस्टली आदेश दे दिया है और लोगों को वहाँ जाने से मना किया। तो उसका मतलब है उनको भी अंदेशा है कुछ ना कुछ हो सकता है। क्या पता अमेरिका बगराम में बेस वापस कब्जा ही ले, एकाएक हथियार ले, चाहे तालिबान दे ना दे। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अगर होता है तो उसका बाज़ार पे एक शॉकिंग इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है बहुत ह्यूज इम्पैक्ट नहीं आए, पर कहीं ना कहीं एक शॉकर के कारण मार्केट को मूड तो ख़राब हो जाता है ना मार्केट का। सो वो भी कुछ ना कुछ हो सकता है और क्या पता इस वीकेंड में हो जाए जैसे पिछले वीकेंड में हो चुका है। सो अगर आप देखें ट्रम्प बाबू को जब भी ये सब कुछ एक्शंस करने रहते तो वीकेंड का इंतज़ार करते हैं। ईरान पे भी उनको अगर हमला करना था तो उन्होंने वीकेंड तक का इंतज़ार किया था, शनिवार को ही किया था। सो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो अगर ओवर द वीकेंड हुए। अगर ओवर द वीकेंड कल परसों में ज़्यादा कुछ अगर कुछ मेजर नहीं होता एडवर्स तो हो सकता है मार्केट एक बार रिबाउंड कर जाए सोमवार को। पर अगेन जैसे हमने कहा ही कि मार्केट को ज़्यादा रिबाउंड करना बहुत मुश्किल रहेगा। सो क्योंकि मेजर टर्म्स में टेक्निकली मार्केट ख़राब हो ही रखा है और फंडामेंटली भी चीज़ें कोई अच्छी नहीं है फ़िलहाल, तो मूड ख़राब ही है। और उसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, हाँ इस बीच एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ ये निकल के आया कि आइडिया सेल्यूलर या वोडाफोन आइडिया टू मोर प्रिसाइज, उसने ये डिक्लेयर किया है कि हाँ फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है उनको, फॉर्मल उनको एक जिसको बोलते हैं मैसेज आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से टू बी मोर स्पेसिफिक, कि उन्होंने 10 साल तक के लिए उनके जितने भी AGR ड्यूज़ हैं उनको फ्रीज़ कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी 10 साल के लिए उनको बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, अगले आने वाले 5 साल के लिए खाली 100 करोड़ देने होंगे और उसके और 5 साल बाद तक के लिए खाली 124 करोड़ हर साल देने होंगे। सो विच इज़ रियली पॉजिटिव फॉर वोडाफोन आइडिया। पर अगेन ये पॉजिटिविटी स्टॉक के लिए अभी भी स्टॉक के लिए फुल्ली बहुत अच्छी नहीं है। ये ऐसा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंडामेंटली स्टॉक का जो है वो नज़रिया तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वोडाफोन आइडिया को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं मिल जाता या फाइनली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है दे डिसाइड कि हमको और मेजर इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। बिकॉज वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़े बड़े मेजर इन्वेस्टमेंट्स लगेंगे अभी और कैपिटल इन्फ्यूजन लगेगा, कम से कम 25,000 करोड़ का, हो सकता है ऊपर में 50,000 करोड़ का और एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन लगेगा so that it can compete well against competitors, massive competitors like Reliance Jio and Bharti। तो अगर उनके बराबर वोडाफोन को आना है तो हो सकता है 50,000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगे। तो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, क्या पता वो नए प्रोमोटर को लाके अपना हाथ थोड़ा साफ कर लेंगे, एक नए स्ट्रेटेजिक प्रोमोटर को लाके। और अगर ऐसा होता है आने वाले दिनों में तब ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर स्टॉक के लिए यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। बिकॉज अगेन क्योंकि यही प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा कुछ है नहीं, दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैन बेली मीट द एक्सपेंसेस, उनके जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस है, डेट ऑब्लिगेशंस है, उसके अलावा उसको हार्डली मीट कर सकता है। जब वही देने के लिए उसी में सारा पैसा खर्च हो जाता है तो फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए उनके पास कहाँ से पैसे रहेंगे। सो दी ओनली वे इज़ कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर तो शायद लगेगा ही लगेगा, दे आर ट्राइंग, बट तभी स्टॉक में कुछ और यहाँ से बढ़त आ सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर स्टॉक हो सकता है अभी करंट लेवल्स के आसपास ही एक डिप्रेस्ड फॉर्म में ट्रेड करते रहेगा। अब तब तक तो देखिए अप्रिशिएशन पॉसिबल नहीं है। सो यही प्रॉब्लम है वोडाफोन आइडिया। मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। बट जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रियलिस्टिकली होकर इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो मूल फैक्टर्स है उनको हमेशा आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। वन हैज़ टू बी रियलिस्टिक ऑल्सो। सो जस्ट मैंने आपको एक इसका जो मैसेज दे दिया। सो यही था बेसिकली। मार्केट जो है वो मैंने बताया ही, अभी ब्रॉडली अभी मेजर टर्म्स में अभी भी बेरिश ही लग रहा है। हाँ 25,500 के आसपास निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट देखा जा सकता है। DIs माइट वांट टू सपोर्ट सच लेवल, पर अगेन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अगर ख़राब होते ही चले जाएंगे, हावी होते ही चले जाएंगे तो फिर बाजार के लिए तो नेगेटिव है ही, इसमें कोई ज़्यादा दो राय नहीं है। और उसके अलावा इंडो US ट्रेड डील तो फिलहाल होते हुए दिख नहीं रहा है।
खुद उनके जो ट्रेड मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर अमेरिका के, जो लडनिक है, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मोदी जी ने ट्रंप को फ़ोन नहीं किया, सब तो सेट था, पर चूंकि मोदी जी ने ट्रंप को फ़ोन नहीं किया तो उसके कारण डील ऑफ हो गया। तो जहाँ तक लग रहा है वहाँ से तो फ़िलहाल अभी इमीडिएट टर्म्स में कुछ निकल के नहीं आएगा। जो भी होगा इंडो ईयू ट्रेड डील से कुछ ना कुछ निकल के आए, पर ठीक है, उसके लिए अभी समय है, तब तक बाजार को जूझना पड़ेगा। सो लेट्स सी, 25,500 अगर टूटता है तो फिर 25,000 के आसपास निफ्टी जा ही सकता है। एक बेरिश जिसको बोलते हैं ना बे मार्केट, इंटरिम बे मार्केट की ओर निफ्टी बढ़ता हुआ दिखेगा, और मार्केट भी लार्जली, सो मार्केट हैज़ टू प्रिपेयर फॉर इट, बट लेट्स सी, वी आर ऑलवेज होपफुल कि मार्केट विल बाउंस बैक एज एन इन्वेस्टर, या जो भी। मैं तो देखिए ट्रेडर भी हूँ, पर मुझे न्यूट्रल ही रहना चाहिए, बिकॉज एक ट्रेडर को हमेशा न्यूट्रल ही रहना चाहिए, वो चाहे तेज़ी आए मंदी आए दोनों तरफ से खेलता है। बट एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसको तो हमेशा बुलिश ही रहना पड़ेगा, ही इज़ बोलते हैं ना, ही इज़ अ कंपल्सिव बुलिश पर्सन एंड इन्वेस्टर। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो चूँकि इंडिया के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, ठीक है, एक इंटरिम बेयर फेज है तो क्या हुआ। सो ठीक है, आज का जो डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। Your comments and suggestions are valuable for us, they help us improve. So आज के लिए थैंक यू।